तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अचानक से वही मेरा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट बन गया। वो था ओके। रीजनिंग। रीजनिंग मैंने कभी पढ़ी नहीं थी लाइफ में। बैंकिंग की तैयारी करी तब मैंने रीजनिंग पढ़ी, जो हमने शायद बचपन से पढ़ा हुआ, 6 7 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े थे। और बिल्कुल। उसको सॉल्व करने का ट्रिक जब टीचर ने बताया तब पता चला कि इसी में आप अगर मास्टर कर लोगे तो आप उसी को और अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आप एग्जाम में जाओगे तो आपको किस क्वेश्चन को कितना टाइम एग्जैक्टली देना है। वो बैलेंस ही नहीं कर पाया, बस आप सॉल्व करने बैठे हो कि हाँ ये मेरे से सॉल्व हो जाएगा। वन मेन मैटर ये है कि वो कितने देर में सॉल्व हो रहा है। आप वीडियोस पढ़ रहे हो, आप पीडीएफ देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है कि हाँ किस्मत ने, कभी कभार यही होता है, लक फैक्टर बोलते हैं ना जो माना जाता है। बिल्कुल। तो वो लक फैक्टर ही तभी काम आता है कि हाँ आपने सही टाइम पे क्वेश्चन तो क्लिक हुआ लेकिन उसका आंसर क्लिक नहीं हुआ। किया था हॉबी में थिंकिंग, तो जाती एक मैम बोली थिंकिंग तो एक सर बोलेगा तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉलीवुड। आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया। आज मेरे साथ है ऋतुराज सिंह, जिन्होंने आरआरबी पीओ 2024 क्वालिफाई किया है और अभी यूपी ग्रामीण बैंक में एज अ पीओ वर्किंग है। हेलो ऋतुराज सिंह। हेलो सर। अभी आप शायद ब्रांच से ही आ रहे थे, मेरी बात हुई थी आपसे। हाँ सर, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया था। मैंने चेंज भी नहीं किया, मैं उसी शर्ट में बैठा हूँ। बस वॉश किया थोड़ा सा। अच्छा, एक बात बताइए, आप मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? इसके बाद आप कैसे आपने सोचा कि मेरे को बैंकिंग की तैयारी करनी चाहिए? मेरे दिमाग में सर बचपन से ये था कि बिजनेस करना है, बट फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं करते थे कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सको। बिल्कुल। तो दिमाग में यही रहता है कि अब फील्ड वही जानी है, बिजनेस करना है तो फिर एक एक कॉमर्स वो अलग फील्ड हो जाती है। तो फिर मेरे दिमाग में बिल्कुल। वही था कि इसी फाइनेंशियल फील्ड में रहना है। तो मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया, फिर मैंने बेसिक अपना ग्रेजुएशन बीकॉम किया। ठीक है सर, मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से करी है, तब हम दिल्ली में रहते थे। फिर जब नोएडा शिफ्ट हुए तो मेरी कॉलेज वगैरह नोएडा से हुई। और फिर फाइनली जब 2021 में कोविड का टाइम पूरा ओवर हुआ तो उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। सच बताऊं तो ऑनलाइन मेरे से पढ़ा नहीं जाता था, तो मैंने ऑफलाइन ज्वाइन करी थी। इसलिए मैंने वेट किया और ग्रेजुएशन खत्म होने के तुरंत बाद जो कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी उसका फर्स्ट बैच ही था हमारा ऑफलाइन वाला, कोविड के बाद का। तो मैंने उसमें ज्वाइन किया था। और फिर वही है, वही तैयारी करते गए। 2022 से सीरीज वाले अटेम्प्ट देने शुरू किए थे। फिर 2023 के आईबीपीएस में, आईबीपीएस क्लर्क मैंने रिजर्व लिस्ट में क्लियर किया था। तो लास्ट ईयर मैंने अक्टूबर 21 को पीएनबी ज्वाइन किया था एज अ क्लरिकल कैडर में। फिर उसके बाद करते गए, उस टाइम भी एग्जाम दे ही रहे थे और 1 जनवरी को इस बार आरआरबी पीओ निकल गया तो उसमें ज्वाइन कर लिया। अच्छा, टेस्ट वगैरह आप ऑनलाइन देते थे? मतलब एक रियल एग्जाम को फील करने के लिए कि कितनी स्पीड आ रही है, कितना अ, और वो चीजों तो में मस्त पकड़। है सर, वो तो मस्त है। जब तक आप यही नहीं देख पा रहे हो कि आप किस टाइप के क्वेश्चन कितना टाइम लगा रहे हो करने में, तब तक कोई मतलब ही नहीं है। खासकर ये बैंकिंग की एग्जाम बोलूं, तो जब मैथ्स और रीजनिंग खासकर लेके बैठते हैं हम, तो अगर प्रीलिम्स ही बहुत बड़ी चीज हो जाती है, मेंस तो फिर भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, सही था उसमें। बिल्कुल। प्रीलिम्स बहुत बड़ी चीज होती है कि आप 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन कैसे टैकल करोगे। तो उस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन का अंदाज होना चाहिए कि आप किस तरीके से उसको क्लियर कर पा रहे हो, कितने टाइम में उसको सॉल्व कर पा रहे हो। और एक एक डिटेल सर, बैंकिंग में तो कुछ नहीं पता है किस टाइप का क्वेश्चन कब आ जाएगा कौन से चैप्टर से। बिल्कुल। उसमें कुछ बताते भी नहीं है ना, रिलीज होता है कोई क्वेश्चन शीट, आंसर शीट वगैरह, सब सरप्राइज रहता है। अच्छा, तो आपकी तैयारी के दौरान आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था, जिसमें मतलब आपको लगता है कि मेरे को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था? और सबसे लो सब्जेक्ट कौन सा था जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? राइट। सर ज्यादा मेहनत की बात भी नहीं है, लाइक सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूंगा तो सबसे बेस्ट मैं उसी को मानता हूँ जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अचानक से वही मेरा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट बन गया। और वो था ओके। रीजनिंग। रीजनिंग मैंने ओके। कभी पढ़ी नहीं थी लाइफ में, बैंकिंग की तैयारी करी तब मैंने रीजनिंग पढ़ी। मेरी रीजनिंग ठीक ठाक हो गई थी। और इंग्लिश मेरी एवरेज चलती थी क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ था, तो ऑन एंड एवरेज मेरा ठीक ठाक हो जाता था। लेकिन कभी कभार एवरेज इसलिए बोल रहा हूँ, बेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी वही थी ना कि ऐसे ऐसे वोकेबलरी आती थी जो पढ़ा लिखा बच्चा भी कई बार घबरा जाए। तो ये दिक्कत होती थी। फिर रही बात मैथ की, तो मैथ में कुछ खास मुझे लगाव नहीं था, सच बोलूं तो सर। जब 11th 12th करनी थी तो मैं विदाउट मैथ चाहता था, बट किस्मत मेरे पीछे मैथ को चिपका रही थी। तो जिस स्कूल में मैंने एडमिशन लिया था 11th में, तो उन्होंने मेरे पीछे बोला कि बेटा विदाउट मैथ में स्पेस नहीं है, आपका स्कोर अच्छा, आपको विद मैथ दे देते हैं। तो मैथ एक तरह से मेरे पीछा कभी छोड़ी नहीं। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन जब यहाँ पढ़ना शुरू किया तो थोड़ा बहुत मैथ्स भी ठीक ठाक हो गया। लेकिन मेरा बेस्ट रीजनिंग इसलिए क्योंकि मैंने पीओ तक के एग्जाम में 35 के 35 अटेम्प्ट किए हैं 20 मिनट्स में, इसलिए मैं रीजनिंग को अपना बेस्ट मानता हूँ। ओके। अच्छा, जब आपने तैयारी शुरू करी होगी तो क्या चैलेंजेस आपने फेस करे? मतलब जैसे आपने बताया कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, बट स्टिल मैथ्स आपने पढ़ा था साथ में। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक कोई फ्रेशर कैंडिडेट जब तैयारी शुरू करता है तो बहुत सारी चीजें आती हैं। एक तो सिलेबस बहुत वास्ट है। जब आप पढ़ लेते हो तब आपको लगता है कि पढ़ने लायक सिर्फ इतना ही सब कुछ था।
वैसे बहुत सिलेबस है, तो कैसे आपने टैकल किया? कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आए होंगे। आप जब आप मॉक टेस्ट देते होंगे तो शुरुआत हर किसी की एक लो मार्क्स से होती है, कैसे इन चीजों को फेस किया? सर स्टार्टिंग में हमारे जो टीचर वगैरह पढ़ाते थे, पहले तो स्टार्टिंग में उन्होंने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब टाइप के चैप्टर पढ़ाए। जब हमने उस टाइम स्टार्टिंग में बस देखने के लिए मॉक देने शुरू किए, तब पता चला कि ये वो 35 क्वेश्चन में कुछ 5-6 क्वेश्चन ही आएंगे, जो ये पर बिल्कुल। जो अलग, जो बहुत बहुत डिफिकल्ट वाले सब्जेक्ट चैप्टर्स होते हैं ना, वो कुछ गिनती के आएंगे। लेकिन जो मेन आने हैं ना, वो आने हैं जो हमने शायद बचपन से पढ़ा हुआ, 6-7 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े थे। और बिल्कुल। उसको सॉल्व करने का ट्रिक जब टीचर ने बताया, तब पता चला कि इसी में आप अगर मास्टर कर लोगे तो आप उसी को और अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। लाइक फिर नंबर सीरीज आया, हमने नंबर सीरीज भी बचपन में पढ़ी हुई है। उसको बस आप एक तरह से रिवाइज कर रहे हो, और नंबर सीरीज ऐसा नहीं कि थोड़ा सा है, पता नहीं ना जाने हाँ। कितने टाइप के। मैं जानता हूँ मैंने कितने टाइप की, किस हद तक किया था नंबर सीरीज, तब जाके नंबर सीरीज में कॉन्फिडेंस आया मेरे। और खासकर रॉन्ग नंबर में तो अभी भी डाउट में रहता हूँ मैं। बिल्कुल। सबसे रॉन्ग ज्यादा नंबर, टफ वही रहता है। तो मेन मेन चीजें हैं कि पहले अगर आपको कोई अच्छा मेंटोर मिले या फिर कोई अच्छा जिसने क्लियर किया हो, तो सबसे सही यही रहता है कि आप न्यू हो तो उससे उसको तो ढूंढो ऐसे आदमी को, क्या जो आपकी उस तरीके से हेल्प करे कि आपको क्या पढ़ना है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो कई बार आता है, खासकर फ्रेशर्स के माइंड में ज्यादा आता है जब वो मतलब कॉलेज छोड़ के आते हैं और तैयारी के लिए एक डिसाइड करते हैं। तो एक आता है ना कि मतलब जब वो तैयारी शुरू कर रहे हैं तो प्रीलिम्स 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 पढ़े जा रहे हैं, मतलब पढ़ लिया। मतलब एम हर किसी का यही है कि पहली बार में पेपर निकालना है, हर किसी का ये है। लेकिन अब आप जब प्रीलिम्स ही पढ़ते रहोगे पूरा एट द एंड तक, जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जा रहा, उसके बाद मेंस के लिए बाई चांस है कि कभी मिल गया समय बहुत ज्यादा, तो बात अलग है, जैसे कोविड के टाइम पे मिला था। बट अब तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 दिन के अंदर आपका मेंस हो जाता है। जी तो सर। आपकी कहीं ना कहीं जर्नी कुछ इस तरीके की रही होगी कि जब आपने शुरू करा होगा तो एक आपको लगा होगा कि सबसे पहला चैलेंज है प्रीलिम्स को निकालना। फिर जब पता पड़ा कि अब मैं मेंस में आ चुका हूँ, तो मेंस के लिए पहले से तैयारी होनी चाहिए या फिर आपने प्रीलिम्स के बाद ही शुरुआत करी थी? सर सच बताऊं, मैं बोला ना, मैं शुरू से अपने तरीके से जब जो जो समझ आया वैसा करता गया। मेरा जब 2022 वाले में जब मैंने दिया था अटेम्प्ट, हम्म। तो मेरे 2 एग्जाम्स के प्रीलिम्स क्लियर हुआ, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ। ठीक है, एसबीआई नहीं हुआ, आरआरबी नहीं हुआ। हम्म। तो उस टाइम क्लियर हुआ तो कॉन्फिडेंस आया कि चलो क्लियर हो गया है। फिर दिमाग में ये था कि मेंस में कहीं ना कहीं कंपटीशन कम है, लेकिन शायद उस लेवल की तैयारी नहीं थी मेरी। जो मैंने शुरू से करी वो बिल्कुल। प्रीलिम्स पे भिड़ा हुआ था कि हाँ डेली 5 मॉक लगाने हैं, 4 मॉक लगाने, 4 तो मिनिमम लगाने ही लगाने हैं। मैं उस लेवल तक की प्रिपरेशन कर रहा था। कोचिंग जाना होता, सुबह 7 बजे पहुंचना होता था। मैं 4 बजे का उठा हुआ आदमी 4 से 5 एक मॉक देता था, उसके बाद रेडी होके निकलता था। और बाद में बाकी 3 दिन में देता था आने के बाद। तो प्रीलिम्स ठीक है, आप अगर सही लेवल पे तैयारी कर रहे हो, लेकिन उन 4 मॉक्स में से 2 मॉक आप प्रीलिम्स को दो, मैं ये मानता हूँ, और बाकी के 2 घंटे लगा दो थोड़ा बहुत मेंस के, कम से कम जीए तो पढ़ो ही पढ़ो। ये मैं मानता हूँ, इसलिए ये सब सजेशन मैं ऑलरेडी अपने छोटे भाई बहन को दे रहा हूँ। और अगर उस टाइम में मैंने सही करी होती तो शायद आईपीएस क्लियर या आईपीएस पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई ना कोई मेंस क्लियर हो सकता था मेरा। ये गलती मेरी थी। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे पढ़ते रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं खूब, क्लासेस को ले रहे हैं, सारे क्लासेस को प्रॉपर क्वेश्चन कर रहे हैं। मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है? मतलब चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, तैयारी करने के बाद जब आपने एक फाउंडेशन अपना बना लिया, तो मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है? सर बहुत ज्यादा, फ्रैंकली स्पीकिंग, नो नोटेड, नो टैट, नो दिस नो दैट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लिटरली बताऊंगा। अगर उस लेवल की प्रिपरेशन आपने कर भी ली, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आप एग्जाम में जाओगे तो आपको किस क्वेश्चन को कितना टाइम एग्जैक्टली देना है, वो बैलेंस ही नहीं कर पाया, बस आप सॉल्व करने बैठे हो कि हाँ ये मेरे से सॉल्व हो जा रहा है। बट मेन मैटर ये है कि वो कितने देर में सॉल्व हो रहा है। बिल्कुल। एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट हो जाता है जब सॉल्व नहीं हो रहे थे क्वेश्चन। मेन चीज यही हो जाती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, खासकर प्रीलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सच बताऊं तो ज्यादातर मॉक टेस्ट की जो स्पीड देखी जाएगी वो प्रीलिम्स में ही देखी जाएगी। मेंस में भी बिल्कुल। है, बट प्रीलिम्स को क्रैक करके वहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ा लेवल हो जाता है, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर के बच्चे वहां तक पहुंचते हैं मेंस तक। बिल्कुल। तो मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट है उस चीज के लिए, तो उसके बिना नहीं। और एक बहुत डरावना सब्जेक्ट है जो कि मतलब जीए, मतलब वैसे तो आप लोगों को लगता है मैथ्स रीजनिंग बहुत ज्यादा परेशान करता है, ये करता है, बट मेरे को लगता है जीए बहुत ज्यादा ऐसा है कि
जब हम मेंस में चले जाते हैं तब हमको समझ में, और एक आध मेंस दे लेते हैं, तब हमको समझ में आता है कि मैथ्स और रीजनिंग में तो आपको क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना है, कि आपको हम्म। एक सिलेक्शन, आपको पता है कि ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये नहीं करना, टाइम ज्यादा लगे। बट जीए, जीए सक्सेस की चाबी है। अगर जो एक अच्छे लेवल पे पढ़ लेता है, जिसके क्वेश्चंस हो जाते हैं, आपको क्या लगता है, मतलब आपने तैयारी किस लेवल पे और कैसे करी थी जीए, क्या स्ट्रेटेजी थी? सर मेरे तो हिसाब से ये है, मैं पीडीएफ पढ़ता था, लेकिन पीडीएफ सर क्वेश्चन हमने जो जो मैथ्स और रीजनिंग में बात है ना, कि आपको आता है और आप अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हो उसको सॉल्व करने बिल्कुल। के, उसमें मजा आता है अलग। लेकिन जीए होता है कि उसको कितने तरीके ढूंढेंगे पढ़ने के, बिल्कुल उसको सही बात। पढ़ते जाएंगे। मैं आज भी जीए में इतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि हाँ मैं बोल सकूँ कि हाँ मैं इतना कर ही लूंगा। इसीलिए मैं कॉन्स्टेंटली करता ही रहता हूँ कि हाँ और कुछ हो ना हो। लाइक अभी मुझे प्रिपरेशन करनी है आगे के एग्जाम की, तो मैं मैथ रीजनिंग को साइड रख सकता बिल्कुल हूँ। वो अगर मैं 5 दिन पहले भी करूंगा तो भी शायद थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाएगा, लेकिन जीए में एक सेकंड एक दिन का भी नहीं छोड़ सकता। आज के टाइम पे यही हो गया। पहले था बीच में कि मैं वीकली से काम चला लेता था, लेकिन वो भी काम नहीं आता कभी कभी। आप वीडियोस पढ़ रहे हो, आप पीडीएफ देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जीए ऐसा सब्जेक्ट है कि हाँ किस्मत ने कभी कभार, यही होता है लक फैक्टर बोलते हैं ना जो माना जाता है, बिल्कुल तो वो लक फैक्टर ही तभी काम आता है कि हाँ आपने सही टाइम पे क्वेश्चन तो क्लिक हुआ, लेकिन उसका आंसर क्लिक नहीं हुआ, तो उसी क्वेश्चन को आप कितने बार रिवाइज कर रहे हो, उसके लिए भी बहुत टाइम चाहिए सर। क्योंकि डेली करंट अफेयर इतने रैपिडली बढ़ रहे हैं, वीक में आते आते इतने बढ़ जाते हैं, मंथ में तो अबंडेंस हो जाता है। उसी को आप दोबारा कैसे रिवाइज करोगे, क्योंकि अगले दिन तो अगला करंट अफेयर आ जाएगा। बिल्कुल। ये बहुत डिफिकल्टीज है, तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जितना हो सके रिवाइज का टाइम मिल जाए, पहले तो वही कंप्लीट करो जो डेली चल रहा है। रिवीजन का टाइम एट लास्ट ही मिल पाता है, जो खासकर मैं वीडियो देखता हूँ। लाइक ऑलिव बोर्ड पे मेरी फेवरेट है शीतल मैम, तो उनके हाँ, मैं सच बताऊं, ऑलिव बोर्ड से अगर मेन तैयारी मैंने करी है तो जीए की करी है। और वो शीतल मैम से मोटिवेशन लेके करी है, उनके पीडीएफ पढ़ता था, वो उनको हाईलाइट, उनके हाईलाइट करने के तरीके बड़े अच्छे हैं। और वो तो वो अच्छा। हाईलाइट करते हैं, वो पढ़ाती हैं, तो फिर वो बोलती है लाइक उनको, जब मैंने नोटिस किया है कि वो हर चीज को याद करने का एक अलग ट्रिक बता देती है, इसको ऐसे याद करो, तो वो थोड़ी बहुत चीजें वो सही टाइम पे क्लिक कर जाती है कि हाँ ये तो ऐसे रिलेट हो रहा है। बिल्कुल। तो उस टाइप से मैंने ऑलिव बोर्ड से ये मेरा साथ हुआ था कि हाँ शीतल मैम से पढ़ना शुरू किया था मैंने। अच्छा, एक चीज और है, जीए वाला जो सेक्शन है, जैसे आपने बताया कि ये सब चीजें, मतलब आजकल जिस तरीके का जीए आ रहा है, क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चंस तो है नहीं कि आपने एक हम्म। पीडीएफ पढ़ लिया और आपने सोचा इसमें से पूरे 25 30 40 क्वेश्चन आएंगे। आजकल मतलब न्यूज के अंदर जाना पड़ेगा, न्यूज है तो उसमें से स्टैटिक का पोर्शन भी निकालना पड़ता है। तो आपने हम्म। नोट्स वगैरह बनाना शुरू करे थे, मतलब लाइक प्रॉपर, या हाँ, फिर? लाइक सर डिटेल होता है ना, लाइक अभी तो मैं सच बताऊं तो अब मैं आगे वगैरह की प्रिपरेशन जब कर रहा हूँ, तो नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है, ये मैं मानता हूँ। अब जो डेली करंट अफेयर जो थोड़े थोड़े हो रहे हैं वो तो ठीक है, वो हो जाएंगे, लेकिन खासकर जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के आते हैं, आरबीआई जो सर्कुलर निकाल रहा है, कभी एसबीआई कोई इको रैप रिपोर्ट टाइप की रिपोर्ट्स निकाल रहा है, तो बिल्कुल। आपको उनके मेन मेन पॉइंट, अभी जैसे रिसेंटली जीएसटी अमेंड हुआ है, तो उसको अपने बिल्कुल। तरीके से लिख लो, अपने तरीके से लिख लो, ताकि जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे ना, खासकर ये चीजें इंटरव्यू में काम आती हैं। ये मैंने हम्म। नोटिस किया है कि ये मेरे इंटरव्यू में जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ के जाता था ना, तो वो इंटरव्यू में भी यही पूछते हैं कि अमेंडमेंट क्या आया है, ये न्यूज क्या आया है। कभी कभार जीएसटी अगर पूछना हो तो पूछ लेंगे कि वो कुछ एग्जांपल बता दो, किन के रेट्स बढ़ गए, किन के रेट्स हाँ, कम हो गए, कितना हो गया, बिल्कुल। कौन से स्लैब्स बच गए हैं, तो यही पूछेंगे वो लोग। करंट अफेयर भी बीच बीच में आता है, लेकिन जब नोट्स बनाने की बात आए ना, तो वो स्टैटिक पार्ट की बनाओ कि हाँ आपको पता है कि जीएसटी का आया, निर्मला सीतारमण ने किया, इस दिन किया, ऐसे किया, लेकिन उसमें क्या किया, वो नोट्स बिल्कुल। बनाने इंपॉर्टेंट है। नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, जो नंबर्स। वही वही मेन चीज है सर, उसमें क्या किया गया, कितना अमाउंट, क्या नंबर, वही मेन बिल्कुल। चीज नोट्स बनाने लायक है। बिल्कुल। और ये नहीं कि सारे नोट्स बनाएंगे, तो सर मैंने स्टार्टिंग में मैंने मोटी सी डायरी रखी थी, मैं करंट अफेयर डेली नोट्स बनाता, फिर लगा कि यार ये तो टाइम वेस्ट है, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ तो ऑलरेडी आ रही है, उसके अलग से नोट्स क्यों बनाने हैं। बिल्कुल। फिर उसी में से जब आप एक्सपीरियंस का छांटना शुरू करते हैं, तब आपको पता चलता है कि वो स्टैटिक पार्टी है, जो मेन आता है, जब करंट अफेयर पूछे जाते हैं ना, तो पूछेंगे पूरा लाइन दे देंगे कि क्या है, फिर लास्ट में पूछेंगे कि ऐसा पार्ट जो क्लिक नहीं होगा, क्योंकि आपने नोट्स नहीं बनाए थे और पढ़ा नहीं था। बिल्कुल। अच्छा, उसी पे मैं आ रहा था, एक इंटरव्यू का जो आपने कहा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका इंटरव्यू का, मतलब क्या क्या क्वेश्चंस थे, एक अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत। तो वहां पे अलग ही थे, वहां के पैनल मेंबर्स बिल्कुल ही चिल थे। उन्होंने उसमें वो लोग फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है, तो मतलब आपका बायोडेटा भरवाते हैं, तो उसमें मैंने इंटरेस्ट में डाल दिया था हॉबी में सिंगिंग, तो जाती एक मैम बोली सिंगिंग, तो एक सर बोले गा दो। तो इंटरव्यू को फिक्स नहीं बोल सकते हैं, आपको हर लेवल की, हाँ। लाइक अरबी में मैं पहली बार जब जब इंटरव्यू देने गया,
तो पहले सर ने क्या क्वेश्चन पूछा, ऋतुराज जी आइए, ऋतुओं के राजा, भारत में कितनी ऋतुएं हैं ये बताइए। कुछ कह नहीं सकते। फिर मैं हाँ। आईबीपीएस की बात करूं, तो आईबीपीएस में जब गया तो उनको मैंने बताया था कि मैं पीएनबी में जॉब करता हूँ क्लरिकल में। तो उन्होंने जितने क्वेश्चन पूछे हैं मेरे जॉब से रिलेटेड, कि अगर काउंटरफीट नोट आ जाता है तब आप क्या कर सकते हाँ। हैं, एज अ कैशियर आपकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, आपने ये कैसे सीखा, आपने वो कैसे किया, अगर ये होता है तो वो क्या करते हो, ये सब। तो बेसिकली मेरे काम से रिलेटेड ही पूछ रहे थे कि आपके ऊपर पूरे कैश बोर्ड की जिम्मेदारी है, आप की संभालते हो। तो आप आपके ऊपर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, लाइक ऑनेस्टी होनी चाहिए, आप अलर्टनेस होनी चाहिए, बस यही सब है कि तो उनकी मर्जी है, कुछ कह नहीं सकते कि कौन कब क्या पूछ रहा है। एसबीआई जब पहली बार दिया था उन्होंने पूरा मेरे यूपी से रिलेटेड पूछा, जब दूसरी बार दिया तो उन्होंने मेरे इंटरेस्ट के ऊपर बोले, और फिर मैंने बोला मेरे इंटरेस्ट महाभारत रामायण मैंने पढ़ी हुई है। तो उन्होंने उससे भी पूछा कि हाँ यहाँ कैसे हुआ था राम जी, यहाँ कैसे गए थे, जो साउथ में एक जगह है जहाँ पे वो शिवलिंग बना हुआ है, रामेश्वरम, तो वो किसने स्थापित किया था, रावण ने किया था। तो वो सब क्वेश्चन थोड़ा हेल्प कर देते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन की बात आती है तो जीए में मार्क्स कम रह जाना, उसकी वजह से मेरा एसबीआई रह गया, नहीं तो शायद इस साल मैं एसबीआई क्लियर कर लेता। बिल्कुल। ये सब चीजें मैटर कर जाती मेंस में। जैसे अभी जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनको आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहें जो कि मतलब आपको लगता है कि हाँ ये गलतियां मेरे से हुई है जब आप तैयारी कर रहे होंगे जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, तो उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जो लोग भी इस इंटरव्यू को बाद में देखेंगे, और कैसे आरआरबी को स्पेशली टारगेट करा जाए, मतलब आरआरबी की बात करें चाहे वो आरआरबी क्लर्क हो या आरआरबी पीओ, तो उसको टारगेट, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है, अभी ये सितंबर चल रहा है, वी हैव द एग्जाम इन नवंबर एंड दिसंबर, तो टाइम है, तो अभी और स्पेशली आरआरबी के लिए क्या करना है? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब नेशनलाइज बैंक से कंपेयर करते हैं तो सब यही बोलते हैं कि आरआरबीज में ग्रोथ कम है, प्रमोशन डिले होंगे, बहुत डिले, बहुत लेट मिलता है। लेकिन जब एग्जाम्स देने की बात आती है तो सर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आरआरबी ही इनमें सबसे टफ आता है। ये सच्चाई है। आरआरबी में सबसे, जब हम भी देते थे तो जब मेरा आरआरबी का प्रीलिम्स क्लियर हो गया था ना पहली बार, तो मैं उछल गया था, क्योंकि वो अलग ही लेवल आता है। पहले तो था कि 40 मिनट्स में आपको सब करना सबसे है। बड़ी चीज है कि आईबीपीएस क्लर्क लोग क्लियर कर लेते हैं, बट हाँ, आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता बहुत लोगों से, क्योंकि यही जिस सर लेवल की स्पीड चाहिए। स्पीड, और उसमें कट ऑफ भी इतनी है। मेन चीज है सर आरआरबी की डिमांड बहुत है। लाइक हम्म। मैं जानता हूँ, मेरे साथ की पीएनबी के एक फ्रेंड, उसने छोड़ के ज्वाइन किया हुआ है यार, वो गोरखपुर वन में पोस्टेड है। ठीक है, वो भी थी पीएनबी में। मेरे साथ का पीएनबी का ही दोस्त, वो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, सेम बैंक। वो लोग नहीं गए। जब आरआरबी की बात आती है तो वो उसमें बहुत चीजें हैं कि होम पोस्टिंग मिल जाती है। अभी तो सब हम्म। क्लियर, अभी सबके दिमाग में हो गया कि कोई ना कोई जॉब मिल जाए। बट ये सजेशन मैं दूंगा कि अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी है कि घर के पास रहना है, तो फोकस जो करना वो क्लर्क पे करना। आईबीपीएस की बात करो, आईपीएस और एसबीआई की। और अगर ज्यादा कमाने की भी है और घर के पास भी रहना है तो आरआरबी पे लग जाना। क्योंकि सर आरआरबी आपको सेम स्टेट में देगा, किस्मत में हुआ तो होम सही बात। पोस्टिंग भी होगी, थोड़ी सी दूरी होगी, 400-500 किलोमीटर, ज्यादा नहीं होगा। आप सेम स्टेट में हो, कभी ना कभी तो वहीं पहुंच ही जाओगे, पहुंच क्योंकि ही स्टेट जाओगे, सही बात। आरआरबी इसीलिए इतना हार्ड नहीं है, उसमें वैल्यू है। एसबीआई के लोग भी छोड़ छोड़ के आए हैं यहाँ पे ज्वाइन करने, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि लगना है ना तो आईबीपीएस में भले ही थोड़ी ढील बरतना, उसमें हो जाएगा। लेकिन आरआरबी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर जिसको घर के पास रह के अच्छा कमाना है तो आरआरबी पीओ इज द बेस्ट। बिल्कुल। ये मेरे फ्रेंड्स तक बोलते हैं। लाइक मेरा एक फ्रेंड है ना, एसीएल में एओ है, वो हरियाणा का है, मुंबई में पोस्टेड है। तो वो खुद दुखी रहता है कि कहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज का देखा था, वहां पोस्टिंग मिलेगी, अच्छी मिलेगी, प्रमोशन मिलेंगे, सबसे पहले मुझे बोलता है कि सर मेरी रूरल पोस्टिंग यहाँ पे आरआरबी में, मैं रूरल हाँ। ब्रांच में प्रॉपर गाँव में हूँ। तो वो बोलते हैं भाई असली सरकारी वाले मजे तेरे हैं। बेसिकली यही है कि आपको इज्जत भी मिलेगी गांव वाले इलाके में, लेकिन आरआरबी में बहुत कुछ सही है। अब जैसे मैंने बताया ना, मेरा एवरेज टाइम मेरा 5 साढ़े 5 के बीच में निकल जाता हूँ एज एन ऑफिसर भी। अब मैं पीएनबी में था तो मेरे ऑफिसर 6:30 से पहले नहीं जाते थे। अब हम क्लर्क थे, हमारे लिए तो अशोक चंद्रा जी आए थे, उन्होंने रूल बना दिया था, आप निकल सकते हो क्लरिकल स्टाफ। पीएनबी के जो नए एमडी आए थे हमारे रहते हुए, हम्म। उन्होंने रूल बना दिया था। बट ऑफिसर को यहाँ पे काफी रियायत है। आप भाई बस दिन भर जो कर रहे हो वो ईमानदारी से करो। मैं दिन भर सर फोन नहीं चलाता मेरे, लेकिन उतनी देर काम किया है ना तो आप टाइम से निकल सकते हो। लेट हम्म। निकलने का मतलब ही नहीं है, अगर उतनी देर आप लगे हुए हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सजेशन मेरे से अगर कोई पूछे तो मैं यही बोलूंगा, मैं तो अपने, कोई भी पूछे मैं उसी को यही बोलूंगा, देखो भाई जब आप जॉब ज्वाइन कर लोगे ना तो 1-2 महीने बाद ही दिमाग में आने लगेगा घर के पास क्यों नहीं। सही बात है। तो
तो घर के पास अगर रहना है अभी से भी है, तो आईबीपीएस एसबीआई भी थोड़ा डील बरत देना, लेकिन आरआरबी पे नहीं। एक तो वैसे ही इतनी कम वैकेंसीज आती हैं, तो उस कम वैकेंसी एसबीआई फिर भी ठीक ठाक निकालेगा, आईबीपीएस भी ठीक ठाक निकालेगा, लेकिन आरआरबी कम निकालेगा। और सर आप भी जानते हैं कि आरआर जो कम निकालता है उसकी वैल्यू ज्यादा, नहीं, सही तो बात है। एक उसको एक लगना टाइम पड़ेगा। के बाद इंसान का फोकस होता है जॉब लगे, जॉब लगे, जॉब लगे। जब पहुंच हाँ, जाता है तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा घर के पास तो होना चाहिए था। तो यही थोड़ी बहुत गलतियां हैं कि अभी से आप ये मत देखना कि बड़ा बैंक है और आपको, हाँ जिसको ये है कि आप रह सकते हो ऑल ओवर इंडिया, आपको कोई दुख नहीं है, तो आप करो हाँ, कोई भी तैयारी। लेकिन जिनको जिसको, एक्सप्लोर करने का शौक है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि आ, एक केयर फ्री होते हैं कि चलो ठीक है, आप कहीं भी पोस्टिंग आएगी। लेकिन जिसके दिमाग में अगर थोड़ा सा भी है ना कि हाँ, जॉब लगे तो लगे, लगना किस लिए चाहते हो कि फैमिली की देखभाल करनी है। फैमिली की देखभाल कैसे होगी, घर के पास रहेगी। वो कब रहोगे, गारंटीड है कि आईबीपीएस क्लर्क में रह सकते हो, एसबीआई क्लर्क में रह सकते हो, वो स्टेट वाइज निकलती है वैकेंसीज। हाँ, और आपको लगे कि सैलरी कम है तो आरआरबी पीओ कर लो। सैलरी अगर ठीक ठाक चाहिए तो ज्यादा 19-20 का ही फर्क है नेशनलाइज बैंक से। थोड़े वहां पे बस पर्क्स ज्यादा होंगे, अलाउंसेस हाँ। ज्यादा, नथिंग एल्स। लेकिन आपको सैलरी डिसेंट सी मिलेगी, आप घर के पास भी रह पाओगे। और जब गांव, और जहां मैं रह रहा हूँ ना सर, जैसे अभी परसों सैटरडे को लोक अदालत थी, अगर आप लोगों को पता हो सर, सैटरडे को लोक अदालत लगी थी। तो हम आजमगढ़ के जो सिटी वाले एरिया में जो है कोर्ट, वहां गए थे। तो वहां सर पीएनबी की भी लगे हुए थे कैंप, बैंक ऑफ बड़ौदा के भी लगे थे, यूनियन के भी लगे थे, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का भी लगा था। मैंने फोटोज क्लिक नहीं किए क्योंकि वहां सब प्रोफेशनल थे, अच्छा नहीं लगता। लेकिन सच हम्म। बताऊंगा, सबसे बड़ा कैंप उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का लगा था। तो आप देख लीजिए सर कि जहां पे आरआरबी ढंग से है, वहां बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे बड़ा है इन तीनों में, इन चारों में। अब इस आप भी मानते होंगे, वो सबसे छोटा कैंप लगा के बैठा था। मैंने फोटो क्लिक नहीं करी क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो ऐसे फोटो क्लिक करना ठीक नहीं लगता इन माहौल में। लेकिन जो मैंने नोटिस किया वो मैंने नोटिस किया, वो सच बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा कैंप हमारा था, सबसे ज्यादा फैला हुआ था आजमगढ़ में हमारा बैंक। हम्म। आपने पॉइंट्स बोले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं कैंडिडेट के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो एक ये चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, जो चीजें बाद में कहीं ना कहीं कई बार बच्चा परेशान होता है जब पहुंच जाता है तो एंड सर वो चीज। आरआरबी को एक और बेनिफिट ये है कि जब प्रीलिम्स देते हैं ना, तो उन बच्चों को दुख मनाने की जरूरत नहीं है जिनको इंग्लिश ठीक से नहीं आती। बिल्कुल, आप ये मैथ बहुत और रीजनिंग इंपॉर्टेंट। अच्छे हो, आप मैथ और रीजनिंग अच्छे हो, उसमें आप क्लियर कर सकते हो अच्छे से लग के। फिर जब मेंस में भी बात आती है तो आपको तो इंग्लिश हिंदी हिंदी। में से अच्छे मिल जाएंगे कि आप बिल्कुल। हिंदी भी दे अच्छा। सकते हो, या फिर किसी और स्टेट में इसीलिए तो तो। उसको लैंग्वेज में दे सकते हो। यूपी में मैंने हिंदी में, मतलब मेरे दोस्त ने हिंदी, मैं तो इंग्लिश में दिया था। मैं बाकियों को बता रहा हूँ कि कर सकते हम्म। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर आप करियर ओरिएंटेड रहना चाहते हो कि ग्रोथ जल्दी चाहिए, तो मैं अभी तो बोलूंगा कि आप नेशनलाइज बैंक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे जल्दी ग्रोथ मिल जाएगी। लेकिन बिल्कुल। इसमें बस थोड़ा डिले होगा, लेकिन आप खुश रह सकते हो, क्योंकि एक टाइम बाद उन बैंक में भी प्रमोशन लेना कई लोगों ने छोड़ दिया है। उन बैंक्स में मैं 5 महीने वहां भी काम करके आया हूँ, तो मैंने ये चीज नोटिस करी है कि वो उन बैंक्स में जो स्टाफ काम कर रहा है उसने प्रमोशन लेना छोड़ दिया है, क्योंकि घर के पास रहना है। प्रमोशन लेंगे तो मैंडेटरी ट्रांसफर होना है, वो हाँ, भी तो सर्कल के बाहर ही होना है, इंटर सर्कल ही होना है, तो इसलिए रुक जाते हैं। चलिए, बढ़िया ऋतुराज। मतलब अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी चीजें हैं जो आपने मतलब आ, जो कैंडिडेट है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके एक तैयारी के साथ साथ एक क्लैरिटी भी होना जरूरी है। जब आप तैयारी करते हो तो क्यों कर रहे हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं उसके आगे के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और क्या चीजें सोच के तैयारी करें। जी, बढ़िया, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सर, आपने इतना लायक तो समझा कि मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ। नहीं तो नहीं, एक नहीं, टाइम पे तो बिल्कुल। मैं भी डिप्रेस था कि देखिए उधर, मैं क्या किसी को गाइड करूँ, मेरे खुद के एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। नहीं देखिए, मेहनत, मैं हमेशा बोलता हूँ मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। वो किसी ना किसी रूप में अपने सामने आती है। और कहीं ना कहीं आपने जितना एफर्ट लिया, आपने बताया खुद की प्रीलिम्स निकले तो मेंस नहीं निकले, फिर उसके बाद भी तीन तीन मेंस निकलना, फिर उसके बाद इंटरव्यू में कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं होना, उसके बाद भी अपने आप को पूरा संभाल के रखना और उसके बाद आगे दोबारा से सिलेक्शन फाइनल लेना, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब यही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और ये स्टूडेंट को पता पड़ना चाहिए कि एक या दो बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसमें से गलतियां अपनी ढूंढ के अगले बार उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नहीं सर, वो तो मस्ट है। कई बार ऐसा होता है कि आप गलतियां कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि आप गलती नहीं कर रहे हो, शायद क्वेश्चन ही गलत आ रहे हैं। सही टाइम का वेट करोगे कि मेरे मेरे बिल्कुल, वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो नहीं होने वाला। यू हैव टू बी जी, 100%, आपको हर एक कोने में टकराना पड़ेगा कि इस कोने में भी जाऊं तो कि उस टाइप का क्वेश्चन आए तो यहाँ हो, इस तो मैं ये अटेम्प्ट करूंगा, बिल्कुल, ताकि ये माइंड में क्रैक ना रहे, ग्रज ना रहे कि आप शायद वो क्वेश्चन कर सकते थे अगर वो प्रिपरेशन उस चैप्टर की कर ली होती। बिल्कुल। खासकर मैथ्स में बोलूंगा सर, मेरी मैथ कमजोर है,
मेरी बेस्ट रीजनिंग है, मैंने रीजनिंग में हर लेवल पे मेरे इतना इंटरेस्ट है कि मैं उसके हर कोने में घसीट चुका हूँ अपने आप को। लेकिन मैथ में खासकर बोलूंगा वो काफी सही है कि कई लोगों का मैथ भी अच्छा होगा लेकिन रीजनिंग में मार्क खा जाते होंगे, तो बिल्कुल। यही है। और जीए तो सुभान अल्लाह है, उसको आपको कोने नहीं गेट के बाहर भी जाके ठोकना पड़ेगा, बालकनी से नीचे भी गिरना पड़ेगा, इस लेवल तक जीए फैला हुआ है, जीके फैला हुआ है, तो उसमें आपको करना ही करना। चलिए बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।